नमस्कार। आज के आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में राज्य व्यवस्था खंड से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये प्रतिरक्षणीय हैं? आपको इस प्रश्न के बारे में पढ़कर क्या लिखना है क्या नहीं, उससे पहले बता दूं कि ये प्रश्न एक सिंपल पेज पर स्कैन करके हमारे संस्कृत आईएएस के प्रयागराज सेंटर से भेजा गया है। और कल मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है कि आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है, लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएं इस प्रोग्राम में। तो जल्दी ही आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर अरेंज किया जाएगा जिस पर आपकी कॉपियां भी मंगवाई जाएंगी। तो अब देखते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में क्या होना चाहिए। उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए और क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये प्रतिरक्षणीय है। पहले एक बार उद्देशिका देख लेते हैं तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए। भारत का संविधान उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात होती है। इसमें जब हम पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो हमारे प्रश्न के उत्तर के लिए पहले वाली दो लाइनों में ही चार शब्द मिल गए हमें। यहाँ पर लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला वर्ड ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष और चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो गणराज्य के साथ चार विशेषताएं लिखी हुई हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और चौथा लोकतंत्रात्मक। इन्हीं चारों शब्दों का अर्थ बताना है और बताना है कि क्या वर्तमान समय में इनका संरक्षण किया जा सकता है या नहीं। लिखा है, क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये प्रतिरक्षणीय हैं। प्रतिरक्षणीय का मतलब हो गया क्या प्रतिरक्षा के योग्य हैं या नहीं। इंग्लिश में अगर इसी वर्ड को देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोटेक्टेबल। प्रोटेक्ट का मतलब संरक्षण करना, प्रतिरक्षण करना, और प्रतिरक्षणीय का मतलब है प्रतिरक्षा के योग्य या संरक्षण के योग्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। अब इन चारों विशेषणों को समझना है हमारे लिए। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि यदि कोई देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है या संप्रभु है, तो इसका मतलब हो गया कि वह अपनी आंतरिक नीतियों के संचालन, बाह्य नीतियों के संचालन के लिए स्वतंत्र है और उसकी उसमें ही शक्ति निहित है। उस देश में ही ये शक्ति निहित है, वह देश किसी अन्य शक्ति पर निर्भर नहीं है। ये मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का। दूसरा लिखा हुआ है समाजवादी। समाजवादी का सामान्य सा मतलब यहाँ पर यह है कि उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। और यहाँ पर जो समाजवादी लिखा हुआ है, वह समाजवादी अपने तकनीकी अर्थ में साम्यवादी जो विचारधारा है या समाजवादी विचारधारा है, उस रूप में ना होकर लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ रहते हैं। सार्वजनिक संपत्ति भी होती है और निजी संपत्ति भी होती है। ये मतलब हो गया समाजवादी का। तीसरा अर्थ लिखा हुआ है, तीसरा शब्द लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। अगर पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये सेकुलर लिखा मिलेगा इसकी जगह। सेकुलर को हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ जगह पंथ निरपेक्ष किया जाता है, कुछ जगह धर्म निरपेक्ष भी किया जाता है। तो यहाँ पर पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि भारत का अपना कोई राज्य का धर्म नहीं होगा और भारत देश सभी धर्मों को समान समझेगा, सभी धर्मों को समान समर्थन देगा। ये मतलब हो गया यहाँ पर पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का। और चौथा शब्द लिखा हुआ है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि यहाँ जो शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्रात्मक पद्धति की है। यहाँ जनता का शासन है, यहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है। तो ये चार जो शब्द थे गणराज्य के साथ, इन चारों का मतलब हमने
संक्षेप में समझ लिया। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में इन्हीं चारों शब्दों का अर्थ लिख देना है और ये भी लिख देना है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये संरक्षण के योग्य हैं, समर्थन करना है, क्योंकि अंतिम जो स्टेटमेंट दिया गया है प्रश्न में, क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये प्रतिरक्षणीय है, तो आपको इसका सकारात्मक जवाब देना है कि हाँ प्रतिरक्षणीय है और भारत सक्षम है कि इन चारों मूल्यों का संरक्षण कर सके, और कर रहा है, अतीत में भी किया है, आगे भी करता रहेगा। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। यहां पर फिर एक बात समझनी है कि इसको मैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ले रहा हूं, 150 शब्द या 10 नंबर के लिए। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। उद्देशिका भारत के संविधान का अभिन्न अंग है जो संविधान के उद्देश्य और इसके सैद्धांतिक पक्ष को दृष्टिगत करता है, प्रस्तुत करता है। उद्देशिका में लिखित शब्द गणराज्य के 4 विशेषण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक हैं। इसे यहीं पे एक लाइन लिख देनी चाहिए थी कि जिनका अर्थ ये है या जिनका जो वर्णन निम्न प्रकार है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझाया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता से आशय किसी राज्य के द्वारा उसकी नीतियों का निर्माण व उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता से है। ये बात सही है। इसमें किसी बाह्य दबाव का अभाव होना चाहिए, ये बात भी सही है, कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। भारतीय परिदृश्य में 2 प्रकार की संप्रभुता है, बाह्य संप्रभुता, विदेशी राज्यों से संबंध निर्माण की स्वतंत्रता, आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक शासन में किसी बाह्य शक्ति के दबाव का अभाव। आंतरिक या बाह्य स्तर पर अपनी नीतियों के संचालन के लिए स्वयं शक्ति है, किसी अन्य राज्य या किसी अन्य शक्ति पर निर्भर नहीं है। तो ये बात जो लिखी है ये ठीक लिखी है। समाजवादी, समाजवादी शब्द को उद्देशिका में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें नहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये जानकारी यहां पर जो दी गई थी 44वें, ये गलत है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद का अर्थ संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होना है, ये बात भी ठीक है। राष्ट्रीयकरण, निजी संपत्ति का उन्मूलन, क्योंकि भारत के संविधान ने विधि के शासन को अपनाया है, इसलिए भारतीय परिदृश्य में संसाधनों पर नियंत्रण राज्य किसी विधि के आधार पर ही कर सकता है। इसलिए भारत का समाजवाद मार्क्सवादी ना होकर गांधीवादी है। बात तो ठीक लिखी है, मार्क्सवादी ना होकर गांधीवादी है। इसे एक लाइन यहीं पर लिख देनी चाहिए थी कि भारत का जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है और जिसमें सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति दोनों क्षेत्र साथ साथ चलते हैं। एक कमेंट यहां पर ऐड करना चाहिए था। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष इस तरह से नहीं लिखा जाता, पूरा बनाया जाता है। पंथ किसी धर्म का एक अनुभाग होता है जो अपने धार्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष मार्ग अपनाता है। यदि राज्य पंथ निरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वो धर्म निरपेक्षता, निरपेक्षता को ये लड़का गलत लिख रहा है, तो धर्म निरपेक्षता का लक्ष्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए उद्देशिका में धर्म निरपेक्षता के स्थान पर पंथ निरपेक्षता शब्द को लिया गया है। तो इसे एक बात ये भी बतानी चाहिए थी कि भारत में किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने राज्य के अपने धर्म को अपनाया है, लेकिन भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान मानता है और सभी धर्मों का समान समर्थन करता है। इसे एक बात ये लिख देनी चाहिए थी जो इसने लिखी नहीं है। लोकतंत्रात्मक, संविधान निर्माताओं ने शासन का आधार ही लोकतंत्र को माना है, इसलिए उद्देशिका में लोकतंत्र शब्द का उल्लेख है। इसे लोकतंत्र को डिफाइन करना चाहिए था यहाँ पर कि किस प्रकार लोकतंत्र है। कि भारत लोकतंत्र है क्योंकि भारत में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है, इसलिए लोकतंत्र है भारत। तो इस बच्चे को यहाँ पर ये लिखना चाहिए था।
इन दो शब्दों को डिफाइन करते हुए इसने कुछ कमियां छोड़ दी हैं, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। आगे लिखा है इसने, भारत एक राज्य के रूप में जिस प्रकार की नीतियां, संप्रभु नीतियां अपनाता रहा है, उस आधार पर कह सकते हैं कि भारत उपयुक्त सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ है। प्राप्त करने की बात नहीं थी, बात थी संरक्षण योग्य या प्रतिरक्षण योग्य, प्रतिरक्षणीय है, तो प्रतिरक्षणीय है। भारत उपयुक्त सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में या संरक्षण करने में समर्थ है। इसको एक दो एग्जाम्पल भी लिख देने चाहिए थे कि भारत के साथ में ही पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ और एक आज़ाद देश बना, लेकिन पाकिस्तान में कई बार वहाँ सैन्य शासन लगाया गया, लोकतंत्र नहीं वहाँ पर संचालित हो सका। तो और इसके विपरीत भारत में शुरू से लेकर अभी तक लोकतंत्र की स्थिति भी बनी हुई है, धर्मनिरपेक्षता की स्थिति भी बनी हुई है, या संप्रभुता की स्थिति भी बनी हुई है, समाजवादी स्थिति भी बनी हुई है। तो भारत वर्तमान परिस्थितियों में इन सभी मूल्यों का संरक्षण करने में समर्थ है। इस तरह से लिखना चाहिए था। अब देख लेते हैं मार्क्स की बात। भूमिका के लिए इसे मैं 1 नंबर दूंगा, क्योंकि इसने चारों शब्दों के लिए लिख दिया है कि गणराज्य के 4 विशेषण हैं, चारों विशेषणों की चर्चा यहीं पे कर दी है। अंत में 2 शब्दों को ये ठीक से डिफाइन नहीं कर सका था भारत के बारे में। दो नंबर इसको यहां पर इसने केवल एक लाइन लिख दी है बिना किसी उदाहरण के, आधा नंबर, 3.5। इस बच्चे को मैं सलाह दूंगा कि इसने जो शब्द लिखे हैं या जिन शब्दों को परिभाषित किया है उन्हें भारत के संदर्भ में परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है भारत की प्रस्तावना के संदर्भ में। और दूसरी चीज है कि जहां पर इस बच्चे ने लिखा है कि संरक्षण करने योग्य है या तो इस बच्चे ने लिख लिया है कि उपयुक्त सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ है। तो उसको 1-2 उदाहरणों से अपनी बात को पुष्ट करना चाहिए था, सब्सटैंशिएट करना चाहिए था। उसके बाद ये लिखना चाहिए था कि वर्तमान समय में भारत इन सभी मूल्यों का संरक्षण करने में समर्थ है। इसके अलावा इस बच्चे ने जो बातें लिखी थी वो सब ठीक थी, और इस बच्चे को 10 में से 3.5 अंक दिए जाते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये बात ध्यान दिला दूं कि मैनेजमेंट जल्दी ही आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर देगा जिस पर आपकी कॉपियां मंगाई जाएंगी। तो हो सकता है कि अगले कुछ एपिसोड्स में वह नंबर मैं यहाँ पर अनाउंस कर दूँ। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।